विद्यार्थियों, हम भाषा के अर्थ, परिभाषा एवं भाषा के अभिलक्षणों या विशेषताओं के संबंध में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। इस अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए आज हम भाषिक संरचना, भाषा की संरचना और उस संरचना में जो विविध स्तर होते हैं उनके संबंध में विचार करेंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाषा क्या है। तो भाषा यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है। हम भाषा की परिभाषा के अंतर्गत इस बात को देख चुके हैं, समझ चुके हैं। अर्थात इस भाषा व्यवस्था की अपनी विशेष प्रकार की संरचना होती है। जैसे कि हम कहते हैं यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है भाषा, तो जो भाषा व्यवस्था है उसकी अपनी विशेष संरचना होती है और इस संरचना के अनेक स्तर होते हैं, जैसे ध्वनि स्तर, रूप स्तर, वाक्य स्तर आदि, अर्थ स्तर आदि। इस प्रकार सभी स्तरों पर भाषा की अलग अलग इकाइयाँ होती हैं। जैसे ध्वनि स्तर पर ध्वनि इकाई, वाक्य स्तर पर वाक्य इकाई या रूप स्तर पर रूप इकाई, ये भी हम कह सकते हैं। इस प्रत्येक स्तर की प्रत्येक इकाई की अपनी संरचना अर्थात इकाई की व्यवस्था होती है। तो जो भाषा के अलग अलग स्तर हैं उस प्रत्येक स्तर की, उसे हम इकाई नाम भी दे सकते हैं, उस इकाई की अपनी अपनी संरचना या उस इकाई की अपनी व्यवस्था होती है। उदाहरण से ये बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगी। हम वाक्य स्तर का उदाहरण लेते हैं। पहले वाक्य स्तर या वाक्य इकाई, हम वाक्य लेते हैं, दो वाक्य लेते हैं। राम ने श्याम को मारा और दूसरा वाक्य है श्याम ने राम को मारा। ये दोनों वाक्यों में मोटे तौर पर 5 घटक हैं, दोनों में 5-5 घटक हैं। हमने देखा राम ने श्याम को मारा, राम ने श्याम को मारा। इसी प्रकार से श्याम ने राम को मारा, श्याम ने राम को मारा। तो 5 और 5 घटक दोनों वाक्यों में मोटे तौर पर हमें दिखाई देते हैं, जो स्पष्टता हम देख सकते हैं। किंतु इन वाक्यों की आंतरिक घटकों की व्यवस्था अलग अलग है। ये जो 5 घटक हैं इनकी आंतरिक व्यवस्था अलग है, इसलिए दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता है। देखिए पहले वाक्य में राम क्या है? करता है, राम ने, ये करता है श्याम को, ये कर्म है, मारा क्रिया है। तो पहले वाक्य में राम है, वह कर्ता के रूप में आता है और दूसरे में कर्म बन जाता है। इसी प्रकार श्याम पहले वाक्य में कर्म है तो दूसरे में कर्ता है। पहले वाक्य में श्याम ने, ये करता है और पहले वाक्य में श्याम को, ये कर्म है और दूसरे वाक्य में श्याम ने, ये कर्ता बन जाता है। तो राम और श्याम इन दोनों का जो स्थान बदलता है वाक्य में, उसके साथ ही वो कर्ता और कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वाक्य की जो आंतरिक संरचना है, जो आंतरिक व्यवस्था है, उस आंतरिक व्यवस्था के अनुसार उस वाक्य के स्पष्टतः दिखाई देने वाले ये जो 5 घटक हैं, इनका रूप, इनका स्वरूप दोनों में बदलता है, इनका तात्पर्य बदलता है, इनका स्थान बदल जाता है। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों की आंतरिक संरचना हम देखते हैं भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार हम जो भाषा संरचना की बात कर रहे हैं, भाषा संरचना क्या है उसे समझ रहे हैं, फिर हम उसके स्तरों को देखेंगे। तो ये आंतरिक संरचना हम वाक्य के स्तर पर देखें तो इस प्रकार से दोनों की भिन्न भिन्न हमें दिखाई दे जाती है। हम 2 और वाक्य लेते हैं इस उदाहरण को, इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए। मोहन ने शंकर को बुलाया। मैंने मोहन शब्द को एक चौखाना बनाकर, एक बक्सा बनाकर उसमें रखा है, क्योंकि इसके बारे में ही, इसके स्वरूप के बारे में ही हमें जानकारी लेनी है। मोहन ने शंकर को बुलाया, श्याम ने मोहन को बुलाया। अब दोनों वाक्यों में शब्द एक ही है, मोहन। ठीक है, ये ध्यान से देखिए आप। यहाँ हमने
उन शब्दों का ही परस्पर स्थान बदलकर दोनों की स्थिति का बदलना देखा। यहाँ पर एक ही शब्द है, लेकिन एक ही शब्द दोनों वाक्यों में अलग अलग स्थान पर है। दोनों वाक्यों में मोहन है, किंतु पहले वाक्य में आंतरिक संरचना की दृष्टि से दोनों वाक्यों में मोहन की स्थिति अलग अलग है। पहले वाक्य में मोहन है, वो करता है, तो दूसरे वाक्य में मोहन कर्म बन गया है। तो इस प्रकार से आंतरिक संरचना जो होती है वह आंतरिक संरचना भाषा में प्रत्येक स्तर पर भिन्न भिन्न हुआ करती है, दिखाई देती है, और उसके कारण तात्पर्य बदलते हैं। इसी प्रकार से ध्वनि स्तर को देखें तो हम दो शब्दों के माध्यम से इसे समझ सकते हैं। ध्वनि की भी अपनी आंतरिक संरचना है। जैसे हम लिखना और खिलना दो शब्द लेते हैं, इन दोनों शब्दों में जो ध्वनियां हैं वो क्या है? ल हलंत ई, ख हलंत अ, न हलंत और आ, यही ध्वनियां हैं। लेकिन इन दोनों शब्दों में इन ध्वनियों की जो आंतरिक संरचना है वो अलग है। लिखना, खिलना, ठीक है, ध्वनियां यही हैं, ल हलंत ई, ख हलंत अ, न हलंत आ। इन्हीं ध्वनियों का फेरबदल है और आंतरिक संरचना बदल जाने के कारण दोनों भिन्न भिन्न शब्द बन जाते हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों से भाषा की आंतरिक संरचना का अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। भाषा संरचना के विभिन्न स्तर के संबंध में भी विद्वानों में मतभेद है। आंतरिक संरचना क्या है? आंतरिक संरचना का तात्पर्य यहाँ इस प्रकार से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा की आंतरिक संरचना हुआ करती है जो उस भाषा का स्वरूप निर्धारित करती है, और उस आंतरिक संरचना को समझने के बाद में आंतरिक संरचना के जो अलग अलग अर्थ हैं हम उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो भाषा संरचना के विविध स्तर जो हैं वो अलग अलग माने गए हैं, अलग अलग स्तर हैं, और उनके संबंध में विद्वानों में मतभेद भी रहा है। तो हॉकेट एक विद्वान हुए हैं, उनके अनुसार इसके 5 स्तर उन्होंने माने हैं: व्याकरणिक, स्वनिमिक, रूप स्वनिमिक, आर्थी और स्वनिक। ये 5 स्तर इन्होंने माने हैं, और इनमें से प्रथम 3 को वो केंद्रीय मानते हैं। प्रथम 3 कौन से? व्याकरणिक, स्वनिमिक और रूप स्वनिमिक, इन्हें तो वो केंद्रीय मानते हैं, और जो बाकी दूसरे हैं आर्थी और स्वनिक, इन दोनों को वे बाहरी मानते हैं। अब इसका और विश्लेषण करते हुए वो कहते हैं व्याकरणिक, इसके अंतर्गत रूप और वाक्य आ जाते हैं। स्वनिमिक में स्वनिम आते हैं, ध्वनियाँ हम स्वनिम समझ चुके हैं पहले भी। रूप स्वनिमिक में व्याकरणिक और स्वनिमिक से संबंध स्थापन हो जाता है। आर्थी, इसका संबंध अर्थ से है, और स्वनिक ध्वनियों का उच्चारण, प्रसारण और श्रवण इसके अंतर्गत आता है। तो हॉकेट के अनुसार भाषा की आंतरिक संरचना या भाषा व्यवस्था का स्वरूप इस प्रकार समझा जा सकता है। ये उन्होंने 5 स्तर उसके माने और उन्हें अपने अनुसार स्पष्ट भी किया है, जिसमें प्रथम 3 को वो केंद्रीय या महत्वपूर्ण के रूप में लेते हैं और अंतिम 2 को वो बाहरी रूप में स्वीकार करते हैं।